Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the detailed summary of class 11 geography chapter number 7 and the chapter's name is Composition and Structure of Atmosphere. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then you can click on the I button. There you will find the playlist. And also, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है, अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसको आप देख सकते हो एंड आप किसी भी टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर टॉपिक को भी अलग से सर्च करके देख सकते हो. So let's start with our today's chapter, Composition and Structure of Atmosphere. So इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानने वाले हैं, उसकी कंपोजिशन एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें और उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है कैसा है, उसमें क्या क्या लेयर्स हैं. अब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, तो आप ये सोचो कि क्या कोई भी पर्सन बिना एयर के जी सकता है? नहीं जी सकता. मतलब इवन एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, कोई भी जो है, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो बिना एटमॉस्फेयर या बिना एयर के नहीं रह सकते. अब एयर की ही बात हम क्यों कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर से हम एयर पे कैसे आ गए? क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, वो बेसिकली एक अर्थ के चारों तरफ एक ऐसा एनवलप है, एक ऐसा ब्लैंकेट है जो कि गैसेस का बना हुआ है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एक एयर का लेयर है, एयर का लेयर, एयर का ब्लैंकेट है. ठीक है, तो इसी ब्लैंकेट को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. इसमें एयर है, इसमें बहुत सारी अलग अलग गैसेस हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये है लाइफ गिविंग गैसेस जिन पे लोग जिंदा रहते हैं. हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं. तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी एसेंशियल गैसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लिए लाइफ सपोर्ट का काम करती हैं. आप खाना पीना तो भी एक बार को मिस कर दोगे तो चलेगा, बट अगर आप सांस लेना बंद कर दोगे, आप 1 मिनट के लिए भी अगर सांस प्रॉपर नहीं लेते हो, तो आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है. तो जब कोई चीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, हर सेकंड हम सांस ले रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो उसके बारे में पढ़ना तो जरूरी है ना. तो इसीलिए हम एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पे जानेंगे. तो एयर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है अर्थ के मास का, मतलब कि अर्थ जो है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है एयर. अर्थ के ऊपर का जो लेयर है, एटमॉस्फेयर जो है, वो भी इंपॉर्टेंट है. अब एयर का जो 99% मास है, मतलब एयर में जितने भी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये मैक्सिमम चीजें जो हैं वो 32 किलोमीटर तक कन्फाइंड रहती हैं. मतलब कि उसके बाद भी एटमॉस्फेयर तो रहता है, बट एटमॉस्फेयर में ज्यादातर जो गैसेस का कंसंट्रेशन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है, वो सारी चीजें जो हैं वो 32 किलोमीटर तक मैक्सिमम देखने मिलेंगी. ज्यादा 99% चीजें जो है वो आपको 32 किलोमीटर तक देखने मिलेंगी. और एयर जो है वो कलरलेस है एंड ओडरलेस है. कलरलेस मतलब इसका कोई कलर नहीं है, ओडरलेस मतलब इसकी खुद की कोई स्मेल नहीं है. तो आप एयर को देख नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो जब वो विंड के तौर पे बहती है. जब एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसे हम विंड कहते हैं, और जब हवा चलती है तो उसको आप महसूस कर सकते हो. अब बात करते हैं कंपोजिशन की. जो एटमॉस्फेयर है उसकी क्या क्या कंपोजिशन है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं. तो एटमॉस्फेयर में मेन जो है 3 चीजें हैं, गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. अब गैसेस मतलब कोई एक गैस नहीं है. देखो ईएस लगाया ना, गैसेस, इट मींस देयर आर मोर देन वन गैस. तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, और उन गैसेस का जो प्रोपोर्शन है वो हर लेयर पे वेरी करेगा. मतलब देखो, जैसे मैं आपको पहले इसका लेयर्स दिखाती हूँ. अब इसमें क्या होगा कि आप ये देखो, सबसे नीचे एक लेयर है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कह रहे हैं, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. तो मतलब कि जो एयर है उसके नेचर के बेसिस पर कि लगभग 10 किलोमीटर तक हमें एयर में कुछ अलग चीजें देखने मिलेंगी, फिर उससे ऊपर फिर 50 किलोमीटर पर कुछ अलग चीजें देखने मिलेंगी. तो उसके नेचर के बेसिस पर हमने जो एटमॉस्फेयर है उसे अलग अलग लेयर्स में बांट दिया है. अब इन लेयर्स में क्या होगा कि हर एक लेयर में अलग तरीके की गैसेस होंगी, अलग तरीके का वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसमें अलग एयर प्रेशर होगा. समझना इस चीज को कि हर एक लेयर को है हमने उसके कैरेक्टर के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया है. तो हर एक लेयर में कुछ ना कुछ अलग टाइप ऑफ गैस, अलग टाइप ऑफ जो मटेरियल है वो नजर आने वाला है. तो जो हायर लेयर्स हैं, सबसे ऊपर वाले जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, उनमें गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरीके से चेंज होता है कि जो हायर लेवल्स हैं वहां पे ऑक्सीजन नेग्लिजिबल रह जाती है. मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे, लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगे, तो इतनी ऊंचाई पे ऑक्सीजन ना के बराबर है. सिमिलरली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की बात करो तो 90 किलोमीटर तक ही मैक्सिमम जो है
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर पाए जाते हैं और उसके ऊपर फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की जो मात्रा है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। अब इनको एक एक करके अगर हम डिस्कस करें कि गैसेस जो है, जो कि पहला कंपोनेंट है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी गैसेस हैं। यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिनके बारे में इन्होंने बात की है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम जो गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है लगभग 78% है एटमॉस्फेयर में। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो अवेलेबल गैस है वो है नाइट्रोजन। उसके बाद आप देखोगे ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मतलब कि बहुत सारी गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, तो बहुत सारी जो गैसेस हैं वो पाई जाती हैं। बट उनमें से कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐसी ही एक गैस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मीटेरोलॉजिकली भी। मीटेरोलॉजिकली मतलब जो मौसम से रिलेटेड चीजें हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है। अब होता क्या है कि सूरज से बहुत सारी किरणें आती हैं। अब सूरज से अलग अलग तरह की किरणें आती हैं और सूरज से जो आने वाली किरणें हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो सूरज से आने वाली किरणों को इजीली अर्थ के सरफेस तक पहुंचने देता है। अब अर्थ के सरफेस से भी कुछ रेज वापस जाती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि अर्थ के सरफेस से ये वापस लौटने वाली जो रेज हैं उनको रोक देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, सूरज से तो गैस जो इंसुलेशन है, लाइट है, उसको इजीली आने दे रहा है, एंटर करने दे रहा है कि वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए। बट अब अर्थ के सरफेस से वापस ये जो रेज जा रही हैं, जो हीट जा रही है, वो बाहर नहीं जा पाती। उसको कार्बन डाइऑक्साइड यही आसमान में ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो कुछ गैस को तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, और फिर कुछ गैस को ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो लेयर है वो वापस अर्थ की तरफ भेज देता है। तो कुछ इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो कुछ रेस को आने देता है और कुछ अर्थ से जो जाने वाली रेस है उन्हें रोक देता है और वापस उन्हें धरती की तरफ लौटा देता है। और ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये वन ऑफ दोज गैसेस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ही यही है कि जो सूरज से आने वाली किरणें हैं, जब वो अर्थ से टकराकर वापस जाती हैं तो वो स्पेस में नहीं जा पाती। कुछ गैसेस उन्हें उन इंसुलेशंस को ट्रैप कर लेती हैं, मतलब उन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ये जो लेयर है, ये मैं ब्लू कलर से लेयर बना देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये ब्लू कलर का लेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब सूरज से किरणें आई, वो अर्थ के सरफेस पे आ गई, बट अब अर्थ से जो रेज जाएंगी वो यहीं पे रह जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड उसे रोक लेगा, उसको ट्रैप कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ रेज को वो वापस भी लौटा देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा जो सिस्टम है जिसमें गैसेस जो है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो हीट को ट्रैप कर ले रही हैं, रेडिएशन को ट्रैप कर ले रही हैं, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर में जो दूसरी गैसेस हैं वो ज्यादातर कांस्टेंट हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। इसकी जो मात्रा है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं। मतलब जैसे कोयला वगैरह होता है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सारी चीजों को जलाने की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो पूरे तरीके से बर्न नहीं होते हैं और वो कार्बन पार्टिकल्स को मतलब रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को काफी ज्यादा रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो अब हो क्या रहा है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत आ रही है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट गैस है ओजोन। ये क्या करती है, ये जो ओजोन लेयर है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में लगभग 10 से 50 किलोमीटर पर पाया जाता है। मतलब अगर अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाओगे 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर, तो ये वाला जो एरिया है 10 से 50 के बीच में, इसमें आपको ओजोन का लेयर जो है वो नजर आएगा। और ओजोन का लेयर क्या करता है, ये सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको ओजोन का लेयर रोकता है, और वो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ के सरफेस तक नहीं आ पाती हैं, और जिससे हम लोग बचे रहते हैं। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, वो बहुत हानिकारक हैं। तो अगर यहाँ पे, अब मैं ब्लू कलर से क्या बना रही हूँ, यहाँ पे ये वाला जो लेयर है ये ओजोन का है। अब यहाँ पे अगर कोई भी यूवी रेज आएगी तो ये जो लेयर है ओजोन का वो क्या करेगा, वो उसको कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ वापस लौटा देगा, जिससे कि यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे यूवी रेज नहीं पहुंच पाएंगी और हम लोग बचे रहेंगे। तो इस तरीके से ओजोन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का वो है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी कहने को तो एक तरीके की गैस ही है, बट इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं।
तो ये भी एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल मतलब जिसकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है, कहीं पे आपको वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा नजर आएगी, कहीं पे कम नजर आएगी। वाटर वेपर का मतलब क्या है? हवा में नमी, हवा में पानी के कण कितने हैं, हवा में मॉइस्चर कितना है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो वाटर वेपर भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं, हाइट में ऊपर जाते हैं, तो जो वाटर वेपर है उसकी अवेलेबिलिटी कम होती जाती है। इसका मतलब धरती के सरफेस के पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी आपको वाटर वेपर की नजर आएगी, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाओगे तो वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होती जाएगी। एंड अगर हम सरफेस पे ही कंपेयर करें तो अर्थ के सरफेस पे भी हर जगह वाटर वेपर की क्वांटिटी सेम नहीं है। जो वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स होंगे, मतलब गर्म जगहें और गीली जगहें, ऐसी जगहें जहां गर्मी बहुत ज्यादा है और जहां बारिश भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि क्या होगा, बारिश ज्यादा हो रही है तो पानी जो है वो पूरा फैल जाएगा। ठीक है, धरती के सरफेस पे क्या होगा, पूरा यहाँ बारिश की वजह से पानी पानी हो जाएगा, और यहाँ गर्मी भी बहुत है, तो गर्मी क्या करेगी, इस पानी को इवोपोरेट कर देगी और पानी जो है वो हवा में भाप के तौर पे चला जाएगा। पूरा पानी जो है वो भाप बन के हवा में उड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हवा में नमी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत सारा वाटर वेपर जो है वो हवा में आ जाएगा। तो वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा नमी रहती है, वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी रहती है। वहीं जो ड्राई एंड डेजर्ट वाले इलाके रहते हैं एंड जो कोल्ड एरिया रहते हैं, जैसे पोलर रीजन हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम रहती है। यहाँ पे जो हवा है उसमें वाटर वेपर कम रहते हैं। तो वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स में जो वाटर वेपर है उनकी क्वांटिटी जो है वो 4% तक पहुंच सकती है, कि एयर के वॉल्यूम का 4% जो है वो वाटर वेपर है उसमें। और वहीं आप बात करो कि जो पोलर रीजन्स एंड ड्राई एरियाज है, वहां पे पानी इतना कम हो सकता है हवा में कि हवा के वॉल्यूम का 1% या उससे भी कम मात्रा होती है वाटर वेपर की। तो वेट एंड वार्म इलाकों में जो ट्रॉपिक्स एरिया है वहां पे 4% ऑफ द एयर वॉल्यूम, वहीं जो कोल्ड इलाके हैं, जो डेजर्ट इलाके हैं, वहां पे 1% और इवन लेस देन 1% जो है मात्रा रहेगी वाटर वेपर की इन एयर। वाटर वेपर भी एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सूरज से आने वाली गर्मी को रोकते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं। और अर्थ की भी जो कुछ हीट होती है, अर्थ भी जिस जो हीट को रेडिएट करते हैं उसे भी वाटर वेपर ट्रैप करता है। तो मतलब वाटर वेपर दोनों तरीके से काम करता है, सूरज से आने वाली हीट को भी रोकता है और अर्थ से जो वापस लौट के हीट जाती है उसको भी उस हीट को भी वाटर वेपर ट्रैप करता है। तो ये भी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पे क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर वेपर है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो कि ना ही तो अर्थ को बहुत ज्यादा ठंडा होने देता और ना ही बहुत ज्यादा गर्म होने देता। एक ऐसा टेम्परेचर बनाए रखता है जो कि हमारे लिए सस्टेनेबल हो, जिसमें हम जी सके। वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। तो वाटर वेपर जो है वो एयर में भी स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी लाने में योगदान करते हैं। एंड अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल मतलब जैसे धूल वगैरह रहती है, ये भी एयर का ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो एटमॉस्फेयर में इतनी कैपेसिटी है कि ये बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर होल्ड कर सके। अब ये जो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स है ये अलग अलग वजहों से एटमॉस्फेयर में आ सकते हैं। जैसे सी सॉल्ट। सी सॉल्ट क्या होता है, समुद्र में जो नमक होता है वो कुछ इस तरीके का कुछ इवेंट होता है, हवा और ओशन के बीच में कुछ ऐसी टकराहट होती है जिससे कि समुद्र का जो सॉल्ट है, सी वाटर का जो सॉल्ट है वो एयर में आ जाता है। तो सी सॉल्ट जो है वो भी आपको एयर में देखने मिलेंगे। फाइन सॉइल, बहुत ही महीन जो मिट्टी रहती है वो भी आपको एयर में दिख सकती है। जब धूल उड़ती है तो आप देखते हो ना कि किस तरीके से बहुत सारे मिट्टी के कण होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं। स्मोक सूट मतलब कि जो धुआं वगैरह रहता है उसकी वजह से भी बहुत सारा धुआं क्या करता है, बहुत सारे सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स को एयर में सस्पेंड कर देता है। राख वगैरह हो गई। पोलन। पोलन क्या होते हैं, फूल में जो पोलन आप देखते हो ना, जैसे आपने कोई भी फ्लावर देखा होगा उसमें इस तरीके से छोटे 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 महीन कुछ पार्टिकल्स रहते हैं। ये पोलन क्या करते हैं, उस फूल को फ्रूट बनाने का काम करते हैं। वो जो फूल होता है उससे फिर फ्रूट बनता है। तो पोलेन्स भी हवा में सस्पेंड करते हैं, रहते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं, मतलब इसको भी हम डस्ट पार्टिकल में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर, जब जैसे अगर आसमान से मतलब स्पेस से कोई मीटियोर आ रहा है और वो जल जा रहा है, वो पूरा, आपने देख सुना होगा ये चीज कि अगर कोई
आसमान में कोई उल्कापिंड आ जाता है, कोई मीटियोर आ जाता है, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण पूरा जल जाता है। तो जब वो जलेगा तो उसका जो बचा हुआ पार्टिकल है, जो स्मोक वगैरह होगा, वो भी फिर एटमॉस्फेयर में रहेगा, तो उसकी वजह से भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। अब ये जो डस्ट पार्टिकल है वो ज्यादातर अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो नीचे वाले लेयर्स हैं, जो लोअर लेयर्स हैं, वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। यूं कह सकते हो कि अर्थ के सरफेस के सबसे पास वाले जो लेयर हैं उनमें आपको सबसे ज्यादा मात्रा देखने मिलेगी डस्ट पार्टिकल्स की। बट कुछ कुछ पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो है वो ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि जब एयर कन्वेक्शन चलते हैं, जब गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स को वो हवा अपने साथ ऊपर लेके जा सकती है। एंड अर्थ के सरफेस पे भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे, क्योंकि ये जो एरियाज हैं थोड़े ड्राई एरियाज रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा में नमी नहीं रहती, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो बहुत इजीली हवा में उड़ते रहते हैं। क्योंकि पानी क्या करता है, वो धूल को ना रोक के रखता है। जैसे मिट्टी अगर होगी, उस मिट्टी पे अगर आप थोड़ा पानी डाल दोगे तो फिर चाहे कितनी तेज हवा चल ले, मिट्टी नहीं उड़ेगी। बट अगर एकदम रूखी सूखी मिट्टी पड़ी है तो हल्की सी हवा भी उस रेत को उड़ा ले जाएगी। तो यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राई, वहां पे ड्राई एरिया है, ड्राई विंड्स चलती है, जिसकी वजह से वहां पे डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा रहते हैं। एंड इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन में इतने ज्यादा डस्ट पार्टिकल नहीं रहते। डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल ही खराब हैं एटमॉस्फेयर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट रोल डस्ट पार्टिकल भी निभाते हैं, जैसे कि ये जो डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स रहते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल जिसके अराउंड वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होता है, मतलब कि जो पानी भाप बन के हवा में गया है, जब बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, तो पानी जो है वो भाप से फिर से लिक्विड फॉर्म में आने लगता है, वो गैस से फिर से लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर पानी की जो बूंदे हैं वो जमा होने लगती हैं और धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा बादल जो है वो बन जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके अराउंड पानी की बूंदें जमा होने लगती हैं और फिर वो बादल का रूप ले लेती हैं और बादल बनते हैं, फिर बारिश आती है। तो इस तरीके से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे चैप्टर में वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी हमने ऑलरेडी काफी बात कर ली कि हाँ, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं। अब कौन कौन से लेयर हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग लेयर्स हैं, इनमें अलग डेंसिटी रहती है, अलग अलग टेम्परेचर रहता है। हर लेयर में अलग डेंसिटी रहेगी, हर लेयर में अलग टेम्परेचर रहेगा। डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा रहती है सरफेस के पास में। अर्थ के सरफेस के पास में जो एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा डेंस एयर है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एयर की डेंसिटी कम होने लगेगी। बट हमने क्या किया है कि जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे कम ही होगा। मतलब कि कुछ एरिया तक तो टेम्परेचर कम होगा, फिर कुछ एरिया पे जाके, फिर कुछ ऊंचाई पे जाके टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, फिर कुछ और ऊंचाई पे जाके टेम्परेचर घटने लगेगा। तो टेम्परेचर की चेंज के बेसिस पे हमने एटमॉस्फेयर में लेयर्स डिवाइड किए हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखोगे, यहाँ पे ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन जो है टेम्परेचर को दर्शा रही है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से टेम्परेचर के बेसिस पे हमने कुछ लेयर्स को बांट दिया है एटमॉस्फेयर में। तो 5 लेयर्स में हमने इनको बांटा है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे नीचे वाला लेयर है। ये वाला जो पूरा लेयर है ये ट्रोपोस्फेयर है। ये इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 10 किलोमीटर तक की है। मतलब अर्थ सरफेस से आप 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाओगे, या कह सकते हैं रफली 13 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट है, तो आपको ट्रोपोस्फेयर जो है वो नजर आएगा। अब ट्रोपोस्फेयर जो है उसकी ये जो थिकनेस है वो हर जगह सेम नहीं है। मतलब कि अर्थ पे जो पोलर रीजन्स है वहां पे ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है वो लगभग 8 किलोमीटर की है। वही इक्वेटर वाले एरिया पे जो ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस है वो 18 किलोमीटर की है। तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो पोलर रीजन पे पतला है और इक्वेटर रीजन पे काफी ज्यादा थिक है। अब इक्वेटर वाले एरिया पे थिक क्यों है? क्योंकि जो इक्वेटर वाला रीजन है वो काफी ज्यादा गर्म रहता है, एंड वहां पे जो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स है, मतलब कि जो एयर है वो बहुत तेजी से ऊंचे मतलब ऊपर उड़ती है गर्मी की वजह से। जब गर्म एयर हो जाती है तो फिर वो ऊपर उठने लगती है, जिसकी वजह से वो काफी ऊंचाई पे चली जाती है। जब बहुत ज्यादा गर्म एयर होगी तो वो उतना ही ऊंचाई पे जाएगी, जिसकी वजह से जो ट्रोपोस्फेयर है वो इक्वेटर वाले रीजन पे काफी ज्यादा थिक रहता है। अब ट्रोपोस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी
चेंजेस होते हैं, क्लाइमेटिक चेंज, वेदर चेंज, ये सारे जो चेंजेस हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे डिक्रीज होता है। ये लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है और 20 डिग्री सेल्सियस से देखो ये इस तरफ जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और किस रेट से डिक्रीज होता है, हर 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है। मतलब अगर आप एक 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाएगा। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है। अब जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है उस पूरे जोन को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज जो है ये ऐसा इलाका है जहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कि ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर का एरिया है ट्रोपोपॉज वाला, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कांस्टेंट रहता है। इस 1-1.5 किलोमीटर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं आते। तो ट्रोपोपॉज जो है वो वाला पॉइंट है जहां पे चेंजेस आ रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर से हम स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ जा रहे हैं। एंड ट्रोपोपॉज में क्या होता है, टेम्परेचर इक्वेटर वाले रीजन पे लगभग -80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। एंड पोलर रीजन के ऊपर जो ट्रोपोपॉज है उसमें जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री सेल्सियस रहता है। इक्वेटर वाले रीजन पे बहुत ज्यादा ठंडा क्यों है, क्योंकि इक्वेटर वाले रीजन पे जो ट्रोपोपॉज है वो बहुत ऊंचाई पे होगा। अब बहुत जितना ऊंचाई जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा, तो जितनी ज्यादा ऊंचाई उतना ठंडा टेम्परेचर रहेगा। इसीलिए जो इक्वेटर वाला रीजन है वहां पे टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है। और जो पोलर रीजन है, क्योंकि वहां पे ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 8 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जा रहा है, तो अभी 8 किलोमीटर के ऊपर ये जो थोड़ा सा एरिया रहेगा ट्रोपोपॉज वाला, इसमें -45 डिग्री सेल्सियस का एरिया जो है मतलब टेम्परेचर रहेगा। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है वो है स्ट्रेटोस्फेयर का। ये लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। अगेन इस फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पे 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है 50 किलोमीटर तक, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाया जाता है। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है, और ये ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकता है और हमें बचाता है इन हार्मफुल रेज से। अब जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है उस पॉइंट को हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर की आप एक चीज देखोगे, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का क्या कर रहा है, वो यूवी रेज को ट्रैप कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्योंकि यूवी रेज जो है वो ट्रैप हो रही है तो उससे हीट बढ़ रही है इस लेवल की। तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। जिस पॉइंट पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होगा उस पूरे लेयर को हम क्या बोलेंगे, उस पूरे जोन को स्ट्रेटोपॉज बोलेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेटोपॉज या उसके ऊपर क्या लेयर आएगा, वो आएगा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर इज द लेयर दैट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ये लगभग 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होने लगता है, फिर से टेम्परेचर जो है ठंडा होने लगता है। जैसे जैसे मीजोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होगा, और 80 किलोमीटर की हाइट पे जाके टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो -100 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। तो आप ये देखोगे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे ये लाइन और ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रही है। और 80 डिग्री मतलब ये जो 80 किलोमीटर की हाइट है, इस पे टेम्परेचर जो है लगभग -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। एंड ये म्यूजोस्फेयर वाला लेयर वो लेयर है जिसमें आके मीटियोर्स वगैरह पूरे जल जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। मीजोस्फेयर के बाद उसके ऊपर जो लेयर आता है उसे थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर कहते हैं। ये 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर के बीच का एरिया है, ठीक है। एंड ये मीजोपॉज से ऊपर है। तो अगेन मीजोस्फेयर जहां पे खत्म होगा उस पूरे लेयर को हम क्या बोलेंगे, उस पूरे पॉइंट को हम बोलेंगे मीजोपॉज। तो 50 किलोमीटर से 30 किलोमीटर और ऊपर जाओगे, मतलब टोटल धरती के सरफेस से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको पूरा मेसोस्फेयर दिखाई देगा। और ये जो छोटा सा जोन रहेगा जहां पे मेसोस्फेयर खत्म हो रहा होगा, जहां से मेसोस्फेयर से थर्मोस्फेयर में चेंज आ रहा होगा, उस पूरे जोन को मेसोपॉज बोलेंगे। इसके ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, थर्मोस्फेयर, जिसे आयनोस्फेयर भी कहते हैं। ये वाला पूरा लेयर अगेन कहां से कहां तक है, 80 से 400 किलोमीटर तक की हाइट पे है। अब इसमें क्या होता है, आयनोस्फेयर मतलब कि इसमें आयंस हैं। आयंस क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है वो इस लेयर में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको आयनोस्फेयर कहा जाता है। रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिट होती हैं अर्थ से, मतलब अर्थ से जो रेडियो वेव्स जाती हैं वो आयनोस्फेयर से टकरा के हम तक वापस आती हैं।
तो आयनोस्फेयर क्या करता है, मतलब जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं रेडियो कम्युनिकेट करने में, मतलब रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करने में ये हेल्प करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो फिर से इंक्रीज करने लगता है हाइट के साथ। आप फिर से ये देखो, ये वाली जो टेम्परेचर की लाइन है ये क्या कर रही है, ये फिर से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो थर्मोस्फेयर में क्या होता है, फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि ये जो आयंस वगैरह हैं ये फिर से जब हीट वगैरह ट्रैप करते हैं ये एक्साइट हो जाते हैं, ये एनर्जी बहुत ज्यादा गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हीट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस लेयर का नाम ही है थर्मोस्फेयर। तो थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड होता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि थर्मोस्फेयर मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें गर्माहट बढ़ेगी। अपर मोस्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर का उसे हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर के ऊपर है एक्सोस्फेयर। इसकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है और इसके बारे में हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब आप वैसे मोटे मोटे तौर पे कह सकते हो 80,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम एक्सोस्फेयर मानते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर स्पेस जो है वो शुरू हो जाता है। बट कोई बहुत ज्यादा डिफाइंड इसकी लिमिट नहीं है और ना ही इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी है। बहुत कम जानकारी इसके बारे में अवेलेबल है। जो जैसे साइंटिस्ट वगैरह जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं या इसके बारे में उस तरीके के एक्सपेरिमेंट से ही जाना गया है थोड़ा बहुत, बाकी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। Although all layers of atmosphere must be exercising influence on us, अब वैसे तो ये सारे के सारे जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के वो हम पे कुछ ना कुछ असर डालते हैं, बट जियोग्राफर्स जो है वो सबसे ज्यादा दो लेयर्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो है ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जो सबसे पहले जो दो लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ट्रोपोस्फेयर में तो सारे वेदर एंड क्लाइमेट वाले फिनोमिना हो रहे हैं एंड स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है। तो ये दो जो लेयर्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है आपको एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट समझाने के लिए। तो वेदर एंड क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो वेदर एंड क्लाइमेट बेसिकली क्या है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम वेदर एंड क्लाइमेट कहते हैं। जब थोड़े टाइम के लिए चेंजेस होते हैं, जब डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज आता है तो उसे हम वेदर कहते हैं। और जब बहुत लंबे टाइम में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज आते हैं ओवर द वेरी लॉन्ग पीरियड, लेट्स से कि 10 साल 50 साल या 100 साल के पूरे टाइम पीरियड में जब एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंजेस आते हैं तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो अब वेदर एंड क्लाइमेट के क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं? तो पहला है टेम्परेचर, तापमान जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि वेदर एंड क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। इनमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं, टेम्परेचर बदलता रहता है, प्रेशर बदलता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो बदलता रहता है, हवाएं जो हैं उनमें चेंजेस आते रहते हैं, कभी हवाएं किसी डायरेक्शन में चलती हैं, कभी हवाएं किसी डायरेक्शन में चलती हैं। हवा में नमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी सारी चीजों को रेगुलेट करती है। क्लाउड्स, बादल बनते हैं, अगर बादल ही नहीं बनेंगे तो फिर बारिश कैसे होगी, और बारिश किस जगह पे कैसी हो रही है, तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप एलिमेंट्स को याद रख सकते हो एंड आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें आप इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे कि भाई जो टेम्परेचर सिस्टम है वो कैसा है, प्रेशर सिस्टम कैसा है एटमॉस्फेयर में, विंड सिस्टम कैसे है, कहाँ पे किस डायरेक्शन में एयर्स चल रही हैं, ह्यूमिडिटी का लेवल कैसा है कहाँ पे, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे आती है। तो ये सारी चीजें आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। सो इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है। सो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपको कहीं पे थोड़ा भी डाउट है, कोई लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा, कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा, तो आप अगेन क्या कर सकते हो, टॉपिक का नाम लिख के, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बाय इंटरनेट लर्निंग करके आप उस टॉपिक को सर्च कर सकते हो, और वैसे भी आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। तो आई होप कि अब सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। आप जो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होंगे जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे होंगे, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और सारी चीजें जो है वो अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय।